अच्छा डॉक्टर उस्मान, ये अभी पिछले ही हफ्ते चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आसियान के विजिट पे गए और वहां पे अपना एक मार्केट ओपन करने का उन्होंने सारा सिलसिला स्टार्ट किया। म्यांमार वाला किस्सा तो वहां पे ईस्ट ऑफ इंडिया में मौजूद है, और जहाँ पे अमेरिकन ही एक मिशन कैरी आउट करने जा रहे हैं जिसमें बांग्लादेशी फोर्सेस उनके साथ हैं। ऑन दी अदर हैंड, इन द मिड्स ऑफ दिस, जब एक आवाज उठ रही है इंडिया में से कि भाई चाइना जाओ, जेडी वेंस साहब इनके सर पे आके बैठ गए हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनकी विजिट के? क्या करवाना, क्या कह रहे हैं ये इंडिया से, क्या करें? इज दैट अ गुड न्यूज और अ बैड न्यूज? It is a bad news for both sides, sir, because they are not very consistent. ये जो अमेरिका वॉशिंगटन के अंदर एक शोरिश भरपा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक शोरिश भरपा है, इनकी तर्ज हुक्मरानी जो है ना वो नाकाम है। उसकी वजह ये है, मैं एक कोट अर्ज करना चाहता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस था। ये है जेसन फर्मन की तरफ से कि प्रेसिडेंट जेडी वैंस वांट्स टू रिस्टोर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग. Treasury Secretary Scott Bessent intends to build a free trade coalition against China. The Council of Economics, Stephen Miran, head of SCA, wants a weaker dollar. Commerce Secretary wants a permanent new revenue source from tariffs. Or advisor Peter Navarro wants to unleash dramatic change and possibly chaos. यानी कि अगर इतने सारे इनके मकासद हैं तो वो यकसा होकर कैसे आगे बढ़ेंगे? अब जो अगर ट्रेड डील इंडिया और यूएस की होनी भी थी तो उसमें जो पहला मरहला था उसके लिए काफ़ी कोशिश तो दोनों अतराफ से की गई, लेकिन सामने कोई बात नहीं आ रही। और इसके लिए सबसे बड़ी निशानी ये है कि जापान ने 4-5 दिन पहले एक डेलीगेशन भेजी, और जापान सबसे सीरियस था और इस कतार में सबसे आगे था कि हम सुलह कर लें। जापान होल्ड्स द मोस्ट ट्रेजरीज ऑफ एनी कंट्री। यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स के लिहाज से सबसे बड़ी जो है तादाद वो जापान के पास है। तो उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कुछ सुलह कर लें, कोई मतलब मुआहदा तय कर लें दोनों के बाहमी मफाद में। बट खाली हाथ जापान वापस गया है। गोली तो बड़ी दी है ट्रंप ने, लेकिन जापान वापस खाली हाथ गया है, और इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि इन्होंने इनकी अपने कोई दिमाग ठीक नहीं है इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। बात तो करेंगे फलानी डील, आर्ट ऑफ द डील, लेकिन ये कुछ कोई इनसे काम नहीं हो रहा। लिहाजा अभी भी जब वैंस जा रहा है वहाँ पे, तो उसका अपना कितना एजेंडा है, मैंने आपको बताया कि कई सारे मकासद हैं, कई सारे कलीदी शख्सियात के। तो इस पस मंज़र में क्या जेडी वैंस अपना एजेंडा आगे पुश करेगा? क्या बाकी जो हैं अपनी आवाज़ें दे सकेंगे? ये लोगों को समझ नहीं आ रही, दूसरे ममालिक को समझ नहीं आ रही कि कैसे सँभाला जाए ये जो शोरिश बरपा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से। सैयद मुज़फ़्फ़र साहब, टैरिफ किंग और ऐसे बहुत से नाम उन्होंने दिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को। इतनी इज्जत अफजाई करने के बाद, और वो शुरू में मैंने बयान किया, वो जिस तरह इनके लोग भिजवाए गए तैयारे में हथकड़ियां लगा के, इतनी इज्जत अफजाई करने के बाद जेडी वैंस साहब तशरीफ लाए हैं। चले, वो एक ट्रेडिशन है, अच्छा रिसीव किया, दैट्स ऑल राइट। तो क्या लेने आए हैं, क्या देने आए हैं? क्या वो कुछ देने की पोजीशन में है इंडिया को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये अमेरिका की तरफ से एक सिग्नल है कि वी कैन गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हम वो कर सकते हैं जो कि आपको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है उन चीज़ों के थ्रू, एंड स्टिल व्हेन वी कम इन तो वी एक्सपेक्ट कि आप हमारी बात सुने। तो आई थिंक इंडिया की तरफ ये सिग्नल आना ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इट गिव्स अ रियलिटी चेक कि इंडिया के जो एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप में और जो हो रहा है उसके अंदर देयर इज अ ह्यूज गल्फ, देयर इज अ ह्यूज डिवाइड। अगर आप बीच में देखें ट्रेड डील के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की बात हो रही है, व्हेन यू लुक डीप इनटू इट आपको पता लगता है कि इंडिया को टैरिफ की वजह से इतना दर्द हुआ है कि इंडिया अपने लिए प्लान बी एग्जिट ऑप्शन के लिए दे वांट टू एक्सपेडाइट अ ट्रेड डील, जो कि कुछ लिहाज से प्रीमेच्योर देखी जाती है। प्रीमेच्योर इसलिए देखी जाती है क्योंकि ये वो दो ममालिक हैं जिन्होंने 500 बिलियन का एम्बिशियस ट्रेड का टारगेट सेट किया है 2030 का। बट द फैक्ट इज कि ट्रंप साहब को बहुत गुस्सा है इस बात का कि जी हमारा जो इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है इट्स एक्चुअली फेवरिंग इंडिया लॉट, 45 बिलियन का है। अगर आप ट्रेड की टैरिफ के पीछे लॉजिक देखें तो लॉजिक अंडरलाइन क्या रहा है? ट्रंप साहब को इस चीज का कॉम्प्लेक्स है कि जी हम उन मुल्कों के ऊपर ज्यादा वार करेंगे जो कि who are being dishonest to us, and what is his criteria कि वो देखते हैं कौन dishonest है कि जी जब जो ट्रेड सरप्लस वो अमेरिका को फेवर नहीं कर रहा। तो इंडिया
जो कि उस चीज को प्लग नहीं करना चाह रहा है। अमेरिका को ये दिखा रहा है कि जी वी आर ऑन सॉलिड फुटिंग दिस एंड दैट। तो आई थिंक जेडी वैंस की जो विजिट है, व्हिच इज लार्जली पर्सनल बाय द वे, उसका एक प्रोफेशनल कंपोनेंट थोड़ा सा है, पर्सनल ज्यादा है। तो उससे पे सिग्नल पीछे यही आता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि जी ग्राउंड रियलिटीज के अंदर इंडिया इज इन द हिटिंग स्पॉट, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट ऑफ अमेरिका के साथ मेंटेन करें, जो कि टैरिफ ज्यादा हैं। आप ट्रेड डील को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं एट द टाइम जब आपके अपने अंदर फार्मर्स भी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारे की सेक्टर्स को ये ले आएंगे ट्रेड लिबरलाइजेशन के नीचे, इसकी वजह से हमें दर्द होगी। मोदी साहब उनको सुन नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इंडिया के जो इंटरनल केओस है ना, दैट सेंड्स यू अ पावरफुल सिग्नल कि जी ये बार बार जो अमेरिका के तरले करने हैं, उसके पीछे लॉजिक यही है कि इंडिया बिलीव्स के जो गुडविल है अमेरिका के साथ, वो उस चीज को एक तरह से अटेन कर सकते हैं। बट फ्रॉम वेयर थिंग्स स्टैंड, आई डोंट थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस, और इंडिया को मजीद शॉक्स मिलने के भी इम्कान। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं 2004 से, डॉक्यूमेंट साइन किया है इन्होंने अमेरिका के साथ। ऐसा डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप का, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जहां पे आपका एक क्लियर टारगेट है चाइना, उसके बाद न्यूट्रलिटी और ये नॉन अलाइंड, ये कैसे रह जाता है? और यहाँ पे आके जिस तरह ये अमेरिकन इन्हें ट्रीट कर रहे हैं और जैसे ये अमेरिकियों के आगे बिछे जा रहे हैं, ये आपको जो सारा इनका बयानिया है, डिस्कोर्स है कि जी हम बड़े इंडिपेंडेंट, नॉन अलाइंड का थीसिस तो खत्म कर देना। जयशंकर को मार पड़ गई इसके ऊपर, और जबरदस्त किस्म की मार पड़ गई कि नॉन अलाइंड मूवमेंट खत्म हो गई। अब यहाँ पर जब ये वाली बात होगी कि ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 26% टैरिफ का ऐलान किया, जिस पर फिल वक्त जो है वो 90 दिन के लिए रोक लगी है, यानी इस वक्त अभी तक के लिए रोका है। जब आर्जी वक्त के लिए रोका है, यानी 90 दिन के बाद इनको ख्याल है कि जेडी वैंस के जाने के बाद मुमकिन है कि वो 26% इनसे उठा लिया जाए, तो अगर इनकी ये उम्मीद है तो इसका मतलब है कि नॉन अलाइन मूवमेंट तो खत्म हो गई। अच्छा, क्लियर कट तरीके से ये जो है इनकी अलाइनमेंट किस तरफ है, और ब्रिक्स के अंदर ये किस तरह बिहेव कर रहे हैं। ब्रिक्स के अंदर मोदी नहीं जा रहे, वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जेडी वैंस के आने के साथ जो है ना पूरे भारत का क्या किरदार है। खाली हम मोदी, अजीत देवल और जयशंकर को तो नहीं समझते इंडिया, बाकी इंडिया किधर है? हाँ, जो सिग्निफिकेंट शेयर इंडिया को उभरता हुआ आ रहा है, और मैं उसको वाकई में उसके लिए प्रो हूं, और वो प्रो इसलिए हूं कि कई चीजों में, ऑफ कोर्स देखें, जिस तरह का मामला हुआ था ये बाबरी मस्जिद वाला, उसके ऊपर उनका भी वही स्टैंड था जो दूसरों का था, राहुल गांधी का, लेकिन वो उनका हो गया मजहबी मामला। लेकिन उसके आगे जो है वो राहुल गांधी ने अपनी जवान होने के साथ साथ अपने आप को एवोल्यूशनरी प्रोसेस के साथ अपने आप को बेहतर किया है। अच्छा, किसी जगह बिठाने जोगा तो है, यानी बाहर बिठाया जा सकता है, किसी इंटरनेशनल जगह के ऊपर बुलवाया जा सकता है। अब मोदी को बुला करके ऐसे मतलब बिला वजह देखने में भी बुरा लगता है। अच्छा, अब इसके आने पर जो जेडी वैंस है, उनके आने पर क्या हुआ कि ऑल इंडिया किसान सभा AIKS जो है, इसका एहतजाज हुआ है। ऑल इंडिया किसान सभा AIKS की जानिब से जेडी वैंस के दौरा भारत के मौका पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान जो है उसको किया गया है। और किसान तबके की गहरी तशवीश और बेचैनी इस तरह से है कि वो कह रहे हैं कि उनको खदशा है कि वो डेयरी सेक्टर समेत दीगर ज़राई जो एग्रीकल्चर एरियाज हैं और जो सेक्टर है उसके अंदर उस शोबों को बुरी तरीके से मुतासर कर सकता है। ऑल इंडिया किसान सभा भारत को सबसे पुरानी और सबसे बड़ी किसान तंजीम है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से वाबस्ता है, और इसकी 16 मिलियन 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अरकान होने का दावा है। AIKS का मौकफ है कि भारत और अमेरिका के दरमियान मुजवजा तिजारती मुआहदे में ज़राई सेक्टर, खास तौर पर डेयरी मसनूआत की दरामदात के दरवाजे खुलने से भारतीय किसानों की आमदनी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि भारतीय किसान पहले ही सरकारी सब्सिडी पर इंहिसार करते हैं। अब यहां से मैं आपको पाकिस्तान और थोड़ा सा इसका लिंक बताता चलूं, किसान को भी वही मुसीबतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। जो पाकिस्तान में किसान को मुसीबत है वही वहां पर इंडिया में है। इंडिया इज नो डिफरेंट, इंडिया इज नो डिफरेंट। मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं, ये हुक्मरान तबके के अंदर अशराफिया का एक तबका है। वो अशराफिया का जो तबका है वो 2% है। वो 2% जो है जो कि नवाज शरीफ या जरदारी के ऊपर पैसा लगाता है और वही इलेक्टेबल्स बनते हैं, चाहे वो इमरान खान के ही इलेक्टेबल्स क्यों ना हो। जो इलेक्टेबल है, इमरान खान इलेक्टेबल नहीं था, बाकी इलेक्टेबल्स थे। अब जब वो इलेक्टेबल्स हैं तो इसका मतलब है उन पर पैसा लगा है। उन पर जो पैसा लगा है वो कितने खानदान है? टोटल वहां पर जो है वो 22 खानदान है। इसी तरीके से पाकिस्तान उधर 40 खानदान है, इधर 22 खानदान है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप जो टुकड़े की
चौड़ाई का देख सकते हैं, उनके पास हिस्सा ज्यादा है, हमारे पास हिस्सा कम है। उनके दिमाग और हमारे दिमाग, उनकी ब्यूरोक्रेसी, बल्कि उनकी ब्यूरोक्रेसी और ज्यादा बुरी है और टियर वाइज ज्यादा बुरी है। अच्छा, देखिए अब एक अच्छी बात है, एक आप अच्छी बात है कीजिएगा, कि मैं तो हम देख के ये चीजें, ये जिस तरह हिंदुस्तान टाइम्स में अपडेट्स आ रही हैं, ये 9:37 PM की है ये अपडेट। PM मोदी US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस डिस्कस्ड रीजनल ग्लोबल इश्यूज, और मैं उससे इसको पहले छोड़ कर, कैसे, ओ गॉड, ओके प्लीज कैरी ऑन। यस सर आप अपना होमवर्क बाद में कर लीजिएगा ना, पहले बात करो, मैं तो सिर्फ लाइव अपडेट देख रहा हूँ कि उसके अंदर किस तरह से चीजें हैं, मैंने उसकी कहा लाइव आपका जो है ना वो आप बोर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप खबरें पढ़ने शुरू कर देंगे, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप जरा उसको सुन लें। मुझे पता है कि अब आपको जो है ना वो कहीं इंस्ट्रक्शन ये तो नहीं आगे कि इंडिया के साथ हाथ हौला रखना है। वैसे पाकिस्तान के कुछ चैनल्स को ये खबरें आ चुकी हैं कि इंडिया के साथ हाथ हल्का रखना है। ये क्योंकि वजह ये है कि जनरल साहब जो है वो लड़ाई के मूड में नहीं है, इंडिया से नहीं वो लड़ना चाहते, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि यहां पर आप इसको जरा गौर से देखें कि इमिग्रेशन पॉलिसी पर एहतजाज हो रहा है। जेडी वेंस के दौरे में भारत के दौरान इमिग्रेशन पॉलिसी एक अहम और कशीदा मौजू बनकर सामने आया। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि गुज़श्ता साल जो जारी किए गए H1B वीजों में 70% से ज्यादा भारतीय शहरियों को दिए गए, यानी 2 लाख से ज्यादा अफराद। ताहम हालिया महीनों में अमेरिका में वीजा रिव्यू और जो एंट्री पॉलिसी पर सख्ती सामने आई है। बहुत से भारतीय H1B होल्डर्स अमेरिका से बाहर जाने से गुरेज कर रहे हैं। अच्छा, उनके पास है ही नहीं। एक्चुअली अगर आप ये देखें तो अगर वो डिक्लेयर कर दे तो अमेरिका बैंकक्रप्ट हो चुका है। डॉक्टर उस्मान पता नहीं क्या कहेंगे और सैयद मूसा क्या कहेंगे। टेक्निकली अगर डोनाल्ड ट्रंप ये डिक्लेयर करते कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है तो वो हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी बहुत सारी कंपनीज को जो है वो बैंकक्रप्ट करवाता है। उधर का लॉ ये है कि 7 साल बाद जो है वो बैंकक्रप्ट होता है, उसके बाद 7 साल बाद हर चीज धुल जाती है, उसके बाद वो बिल्कुल क्लीन होकर सामने आ जाता है और पुराना खाता क्लियर हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप एक खुद फाइनेंशियल क्रिमिनल है, चुनाचे सोचे वो अमेरिका को भी उसी तरीके से लेकर आना चाहता है कि उसको एक दफा बैंकक्रप्ट कराए और उसके बाद क्लीन करवा दे। जो खास तौर पे जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत में दौलत की जो तकसीम है वो किस तरह से गलत है और किस तरह से नुकसान होगा तिजारती मार्केट को जेडी वेंस के आने से। और जेडी वेंस जो है वो ब्रिक्स को भी नुकसान देगा, WTO को भी नुकसान देगा, SCO समिट को ऑलरेडी नुकसान दे रहा है, और भारत उनको अमेरिका को खुश करने के मामले में चाइना से दूरी इख्तियार करता जा रहा है, और फिर अकाशी चीन की इनको जो मार है वो मेरे ख्याल में अभी तक भूल नहीं रही।